दोस्तों, सदर्न ओशन के बारे में शायद आप स्कूल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे ओशन बोला जाए या नहीं, इस पर कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इसी सदर्न ओशन की, जिसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, जो पिछले 100 सालों से दुनिया के ओशंस को मैप कर रही है, उसने जून 8, 2021 को सदर्न ओशन को ऑफिशियली दुनिया के 5th ओशन की तरह रिकॉग्नाइज किया है। यही वजह है कि सदर्न ओशन की इंपॉर्टेंस को लेकर ग्लोबल कम्युनिटी एक बार फिर से बात करने लगी है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनके चलते सदर्न ओशन को ये रिकॉग्निशन मिली है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि ओशन को कैसे डिफाइन किया जाता है और अंटार्कटिका के पास लोकेटेड इस सदर्न ओशन को लेकर क्या डिस्प्यूट्स रहे हैं। ओशन की बाउंड्रीज को डिफाइन और उनकी मैपिंग का काम इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसके 94 मेंबर स्टेट्स हैं। इसे यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है और ऑलमोस्ट सभी देश, मेरीनर्स और साइंटिस्ट जनरली इसके बनाए हुए मैप्स को यूज करते हैं। बाकी के 4 ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, अपने अराउंड लोकेटेड कॉन्टिनेंटल मासेस से डिफाइन होते हैं। लेकिन सदर्न ओशन इस मामले में यूनिक है, क्योंकि कई जियोग्राफर्स इसे इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस का एक्सटेंशन मानते हैं और कुछ लोग इंक्लूडिंग IHO फिलहाल इसे सदर्न ओशन करंट या अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट की बाउंड्री के हिसाब से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, ओशन करंट्स एक कंटिन्यूअस और डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है, जो कई सारे फोर्सेस जैसे विंड, कोरियोलिस इफेक्ट, ब्रेकिंग वेव्स, टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। ये ओशन करंट्स ग्लोबल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और उन्हें स्टेबलाइज भी करते हैं। खैर, साइंटिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट रफली 34 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया, जब अंटार्कटिका साउथ अफ्रीका से सेपरेट हुआ। ACC वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है अराउंड अंटार्कटिका और ये रफली 60 डिग्रीज विद साउथ लैटिट्यूड के अराउंड एग्जिस्ट करता है। 60 डिग्री लैटिट्यूड को ब्रॉडली अब सदर्न ओशन की नदर्न बाउंड्री माना जाता है, लेकिन ईयर 2000 में जब IHO ने इसकी ऑफिशियल बाउंड्रीज को प्रपोज किया तो कई IHO मेंबर कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके चलते आज भी इसके ओशन के स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट जारी है। लेकिन US बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स ने 1999 में और फरवरी 2021 में US के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। इसको लेकर डिस्प्यूट्स इसलिए भी हैं क्योंकि इसकी बाउंड्रीज को इस रीजन में लोकेटेड नेशंस जैसे अर्जेंटीना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सदर्न नेशन डायरेक्टली किसी नेशन के कंट्रोल में नहीं आता और इसलिए यहाँ पर नेशंस के कमर्शियल इंटरेस्ट जैसे फिशिंग के चलते भी डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा हैं। जो देश यहाँ के रिसोर्सेज से बेनिफिट पाते हैं वो शायद नहीं चाहते कि इसे डिफाइन करके यहाँ के इकोलॉजी का कंजर्वेशन चालू हो जाए। सदर्न ओशन की बाउंड्री का ओशन करंट के थ्रू डिटरमिनेशन के अलावा यहाँ कई और फैक्टर्स हैं जो इसे बाकी ओशन से अलग बनाते हैं। यहाँ पर वाटर्स बाकी ओशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कोल्डर और स्लाइटली लेस सॉल्टी है। ACC दुनिया के सारे रिवर्स के वाटर से 100 गुना वाटर अकेले ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ ही घंटों में ये लेक ओंटारियो को फिल कर सकता है। इस करंट की स्ट्रेंथ के मेजर रीजंस हैं यहाँ पर बहने वाले स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स, जिन्हें रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s कहते हैं। इसके अलावा एक अनइंटरप्टेड पैसेज ड्यू टू लैक ऑफ लैंड मास भी इस करंट की स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये करंट अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन से वाटर को खींचकर एक ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम को ड्राइव करता है, जिसे ग्रेट कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। ये बेल्ट हीट एनर्जी को एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट करता है और इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। सदर्न ओशन का कोल्ड डेंस वाटर अंटार्कटिका कोस्ट के पास ओशन फ्लोर में सिंक होता है, जो इसे डीप ओशन में कार्बन स्टोर करने में भी मदद करता है और इस हिसाब से ये अर्थ के क्लाइमेट के लिए नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म की तरह है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के हिसाब से सदर्न ओशन लगभग 75% एक्सेस ग्लोबल हीट को कैप्चर करता है और लगभग 35% एक्सेस कार्बन को। इसलिए ये हमारे प्लैनेट का प्राइमरी कार्बन और हीट स्टोरेज सिस्टम भी है, जो ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करता है। सदर्न ओशन का अगला यूनिकनेस है उसका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। ACC सदर्न वाटर्स को नदर्न ओशन से सेपरेट करता है और अंटार्कटिका को ठंडा रखने में और उसकी डिस्टिंक्ट इकोलॉजी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
इस रीजन में दुनिया के 9000 से ज्यादा मैरीन स्पीसीज रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ आपको यूनिक लेकिन फ्रेजाइल मैरीटाइम इकोसिस्टम मिलता है जो व्हेल्स, पेंगुइन्स और सील्स का घर है। सदर्न ओशन के टोटल स्पीसीज में अंटार्कटिक इन्वर्टेब्रेट्स 90% से ज्यादा हैं, जिनमें 50% सिर्फ यहीं मिलते हैं। इनमें से कुछ इन्वर्टेब्रेट्स अपने नदर्न रिलेटिव से साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इस फिनोमिनन को पोलर जाइजेंटिज्म कहा जाता है और ये हमें जाइंट सी स्पाइडर, ह्यूज स्पंजेस और स्केल वर्म्स में दिखता है। पोलर जाइजेंटिज्म क्यों होता है इस पर 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन शायद ये हाई ऑक्सीजन लेवल, स्लो ग्रोथ रेट और लैक ऑफ प्रेडेटर्स जैसे शार्क्स की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट दुनिया भर की इकोलॉजी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम्पबैक व्हेल्स के मेन फूड क्रिल हैं जो अंटार्कटिका से नॉर्थ में माइग्रेट करते हैं विंटर्स में टुवर्ड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ये क्रिल्स पेंगुइन्स के भी फूड सोर्सेज हैं। इसके अलावा कुछ सी बर्ड्स भी पूरे साल यहाँ पर और यहाँ से माइग्रेट करते हैं। सदर्न ओशन के रिकॉग्निशन के पीछे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का मेन एम है यहाँ के रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को प्रमोट करना। पिछले कुछ दशकों से क्रिल्स और पैंटागोनियन टूथफिश का इंडस्ट्रियल फिशिंग एक मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न रहा है। अंटार्कटिका भले ही रिमोट एरिया है, लेकिन पिछले 200 सालों से यहाँ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन काफी तेजी से बढ़ा है। पहले सील हंटर्स और फिर व्हेल्स ने इन स्पीसीज को एक्सटेंशन की तरफ ढकेल दिया है। अब पेंगुइन्स को भी ऑयल के लिए हार्वेस्ट किया जा रहा है और क्रिल्स भी इंपॉर्टेंट सी प्रोडक्ट्स बन गए हैं। ओशन वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल फिशिंग ने अगर क्रिल्स की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया तो ऑलरेडी थ्रेट फेस कर रहे प्रेडेटर्स जैसे व्हेल्स को सीरियस खतरा हो सकता है। ये पूरे मैरीन इकोसिस्टम के डिसरप्शन का भी कारण बन सकता है। इसलिए 1982 में इस रीजन में फिशिंग पर कैच लिमिट्स इम्पोज किए गए थे, लेकिन क्योंकि ये रीजन किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यहाँ फिशिंग कैच लिमिट्स के रूल का इम्प्लीमेंटेशन काफी टफ है। 2016 में यहाँ के रॉस सी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया NPA भी स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस कोशिश में है कि यहाँ और भी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएं टू प्रोटेक्ट इट्स इकोलॉजी। इन सब एफर्ट्स में सदर्न ओशन का न्यू रिकॉग्निशन हेल्पफुल हो सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक के जियोग्राफर एलेक्स टेट ये भी कहते हैं कि हमेशा से ही नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के डेफिनेशंस और डिमार्केशंस दुनिया भर के एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए क्रेडिबल सोर्स की तरह यूज होते रहे हैं। यूएस के हिसाब से भले ही इंटरनेशनल बॉडीज में सदर्न ओशन को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक का ये रिकॉग्निशन एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू सदर्न ओशन के बारे में लोगों के नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैरीटाइम जियोलॉजिस्ट फ्रैंक निश्चय ये भी कहते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक कई अटलासेस और मैप्स के लिए एक मैपिंग स्टैंडर्ड की तरह है, इसलिए उसका सदर्न ओशन को रिकॉग्नाइज करना काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक के ही एक्सप्लोरर इन रेजिडेंस एनरिक साला कहते हैं कि सदर्न ओशन में कई ऐसे रीजन्स भी हैं जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रैपिडली वार्म हो रहे हैं। यहाँ का सी आइस ओशियनिक सर्कुलेशंस और वेदर पैटर्न्स को डिटरमाइन करता है और इसलिए यहाँ पर वार्मिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है। जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश्ड एक स्टडी की माने तो सदर्न ओशन के सरफेस के नीचे का वाटर पुराने डेटा के कंपैरिजन में काफी तेजी से वार्म हो रहा है और पहले के कंपैरिजन में ये सरफेस पर 3 से 10 गुना ज्यादा स्पीड से आ रहा है। ये चेंजेस फ्यूचर में और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं और अंटार्कटिक आइस कैप्स के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसके चलते ग्लोबल सी लेवल राइज की स्पीड भी बढ़ सकती है। सदर्न ओशन का इंपॉर्टेंट वैसे तो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए है, क्योंकि ये ओशन दुनिया के 3 मेजर ओशन से कनेक्टेड है, लेकिन इंडिया के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है सी लेवल राइज, जो इंडिया की लगभग 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड देश में कोस्टल कम्युनिटीज भी एक मेजर पार्ट है, जिनका लाइवलीहुड खतरे में आ सकता है। किसी भी तरह का मैसिव सी राइज इनवर्ड माइग्रेशंस को इंड्यूस कर सकता है, जो ऑलरेडी हाई प्रेशर झेल रहे रिसोर्सेज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इस माइग्रेशन से देश का सोशियो कल्चरल और सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज को लेकर फाइट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। इसके अलावा जनवरी 11, 2020 को साउथ अफ्रीकन ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल एसे एगुलास एक 2 महीने के इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन को लेकर सदर्न ओशन के लिए निकला था।
इसको लीड कर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के डॉक्टर अनूप महाजन ने कहा कि ये एक्सपीडिशन हमें इस रीजन के इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें सदर्न ओशन में हो रहे चेंजेस के इंडियन ओशन मॉनसून और ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न्स पर इम्पैक्ट को समझने में क्रूशल हो सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन से भी सदर्न ओशन डायरेक्टली लिंक्ड है। पिछले कुछ सालों में हमने इंडियन मॉनसून में इरेटिक वेदर पैटर्न्स देखे हैं, जहां कभी फ्लड्स और कभी ड्रॉट्स जैसे प्रॉब्लम्स इरेगुलर पैटर्न्स में होते रहते हैं। इंडियन मॉनसून एक फ्रेजाइल वेदर पैटर्न है जो इंडियन ओशन से ही नहीं बल्कि पैसिफिक में होने वाले एल नीनो और ला नीना जैसे फिनोमिनन से भी काफी इम्पैक्ट होता है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया काफी वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि वो एक मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी है। यहाँ लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, मेनली रेनफेड एग्रीकल्चर पर। सदर्न ओशन में कोई भी बदलाव डायरेक्टली इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा हमने रिसेंटली कई डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स को भी फेस किया है, जिनका अकरेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। ये साइक्लोन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। इन साइक्लोन्स का वन ऑफ द रीजन इंडियन ओशन का राइजिंग ओशन सरफेस टेम्परेचर बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर रघु मुर्तुगड़े कहते हैं कि एशियन लैंडमास का यूनिक स्ट्रक्चर अनलाइक पैसिफिक और अटलांटिक एक प्लग की तरह एक्ट करता है, जो ग्रेट कन्वेयर बेल्ट के वाटर को काफी जल्दी मूव इन और मूव आउट करता है। जहां पैसिफिक और अटलांटिक में ये 100 सालों के टाइम पीरियड में होता है, वहीं इंडियन ओशन में ये डिकेड्स में हो जाता है, जो काफी फास्ट है। इसकी वजह से इंडियन ओशन सदर्न ओशन से आने वाले वार्मर वाटर्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है और काफी रैपिडली यहाँ चेंजेस देखे जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली भी इंडियन ओशन का सरफेस टेम्परेचर राइज हो ही रहा है, लेकिन सदर्न ओशन का फोर्स वाटर यहाँ डीप ओशन वार्मिंग भी क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते इंडियन ओशन में ओवरऑल काफी क्विकली और स्टेडली वार्मिंग हो रही है। ये इंडियन ओशन के इरेटिक पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और राइजिंग साइक्लोन्स के लिए भी। इस कॉन्टेक्स्ट में सदर्न ओशन में हो रही स्टडीज काफी क्रूशियल हो जाती हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि सदर्न ओशन का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। ऐसी स्टडीज को गवर्नमेंट को और भी ज्यादा प्रमोट करना होगा, ताकि ये हमें ग्लोबल वार्मिंग से क्रिएटेड प्रॉब्लम से लड़ने में मददगार हो सके थ्रू इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। तो दोस्तों, ये थी सदर्न ओशन की कहानी, जहां हमने उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स, यूनिक इकोलॉजी और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।